हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। फॉरेन पावर्स और फॉरेन पावर्स में इन फॉरेन पावर्स इंडो ग्रीक, हिंदियवन, सीथियन, पर्थियन और कुषाण, ये चार हैं। आज हम लोग इंटरनल पावर्स के बारे में देखेंगे और इंटरनल पावर में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सुंगा डायनेस्टी। तो फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। एक पुष्यगुप्त है, एक पुष्यमित्र है, एक पुष्यभूति है, तीन याद रखिएगा। पुष्यमित्र सुंग सुंग वंश का संस्थापक है, फाउंडर ऑफ सुंग वंश। पुष्यभूति, वो पुष्यभूति वंश जो है जिससे कि वर्धन वंश होता है। पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था, जिसका दो पुत्र है, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तो वो वहां देखेंगे। और एक और हम लोगों ने किया पुष्यगुप्त, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने? पुष्यगुप्त ने। तो यहां हम लोग सुंग वंश देखेंगे। 185 एडी में, नहीं बीसी में, 185 बीसी में 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके, आफ्टर किलिंग बृहद्रथ, पुष्यमित्र सुंग बिकेम द किंग। पुष्यमित्र सुंग शासक बना और उसने सुंग वंश की स्थापना की। तो राइट डाउन द हेडिंग विल बी सुंगा डायनेस्टी। सुंग वंश क्या हो जाएगा? हेडिंग हो जाएगा। सुंग वंश हेडिंग हो जाएगा सुंगा डायनेस्टी, सुंग वंश। ठीक है, सुंग वंश, सुंगा डायनेस्टी विल बी द हेडिंग। सुंग वंश हेडिंग हो जाएगा सुंग वंश, सुंगा डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी। तो सुंग वंश हेडिंग है और इसका संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग इस वंश का संस्थापक है, पुष्यमित्र सुंग। और इसी से रिलेटेड एक शासक है अग्निमित्र। अग्निमित्र, अग्निमित्र इसी से रिलेटेड है ना, पुष्यमित्र, अग्निमित्र। और इसके अलावा क्या, मालविका अग्निमित्रम का जो नायक है, हीरो है, अग्निमित्र है, वो इसी से रिलेटेड है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देवभूति। देवभूति वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पुष्यमित्र सुंग है। पुष्यमित्र सुंग के ही दरबार में मनु और पतंजलि होते थे। तो लिख दीजिएगा, राइट डाउन। इन 185 बीसी 185 ईसा पूर्व में, इन 185 बीसी 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके, पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके, आफ्टर किलिंग बृहद्रथ, पुष्यमित्र सुंग बिकेम द किंग एंड ही एस्टेब्लिश्ड सुंगा डायनेस्टी। इसने सुंग वंश की स्थापना की, सुंग वंश की स्थापना की, सुंग वंश की स्थापना की। क्लियर? तो सुंग वंश की स्थापना की, सुंगा डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड। 4 रूलर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम सुंगा डायनेस्टी। सुंग वंश से संबंधित 4 शासक, 4 महत्वपूर्ण शासक हैं। एक तो पुष्यमित्र सुंग है, हालांकि ये क्रोनोलॉजी में नहीं है, ये याद रखना है। पुष्यमित्र सुंग है, अग्निमित्र है, अग्निमित्र है, नेक्स्ट भागभद्र है, भागभद्र है, और लास्ट वन देवभूति, देवभूति। 4 रूलर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम सुंगा डायनेस्टी। सुंग वंश से संबंधित 4 प्रमुख शासक हैं। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। अग्निमित्र, जिसकी चर्चा मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। भागभद्र से संबंधित बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख, दैट इज रिलेटेड टू भागभद्र। इन द पीरियड ऑफ भागभद्र के शासन काल में
हेलियोडोरस केम इन इंडिया, हेलियोडोरस भारत आया। हेलियोडोरस ने जो है सो वैष्णव धर्म को अपनाया। बेसनगर अभिलेख से इसकी चर्चा मिलती है। क्लियर। तो शुंग वंश की स्थापना कब हुई? 185 BC में हुई, 185 ईसा पूर्व में हुई। हालांकि देखिए ईस्वी सन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद करने के लिए कर सकते हैं कि शुंग वंश का जो काल है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक है, 73 BC तक है। ऐसे जस्ट दिमाग में रख सकते हैं। जैसा कि आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, मैंने देखा कि लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, उसमें दो क्वेश्चन में मुझे दिक्कत हुई, अदरवाइज कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। और क्वेश्चन जिस तरह का है आप देखेंगे कि एक यूपीएससी की खासियत है जिस पर हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उस समय बात करेंगे कि आप नहीं जानते हुए भी कैसे बना सकते हैं। दूसरी बात कि एक बड़ा कॉमन सा पार्ट है जो यूपीएससी में देखा जाता है, वो यूपीएससी के क्वेश्चन एनालिसिस में वो क्लियर होगा। देखिएगा यूपीएससी इज इजियर देन एनी अदर एग्जामिनेशन। इवन कि मैं बताता भी हूं कि ग्रुप डी से भी आसान है, क्योंकि ग्रुप डी में रटना पड़ता है। जबकि अगर आपकी एनालिटिकल पावर है तो यूपीएससी ग्रुप डी से आसान लगेगा, हाँ, लेकिन एनालिटिकल पावर नहीं है तब फिर लगेगा कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। जबकि क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जब एनालिसिस करूंगा तो आप सोचेंगे कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। और यही कारण है कि शुभम भी आए थे तो उन्होंने भी यही बात कहा था। और जो भी सक्सेसफुल है ना, वो देखिएगा बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी रहती है, उससे निकल जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। तो वी आर स्टडिंग शुंगा डायनेस्टी, हम लोग शुंग वंश कर रहे हैं। आफ्टर मौर्य पीरियड, मौर्य काल के बाद जो दो प्रकार की शक्तियों का उद्भव हुआ, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, एक विदेशी आंतरिक शक्तियां, दूसरा विदेशी शक्तियां। विदेशी शक्तियों के बारे में हम लोगों ने कर लिया लास्ट क्लास में। आज हम लोग आंतरिक शक्तियां कर रहे हैं। आंतरिक शक्तियों में इन इंटरनल पावर्स द फर्स्ट वन वाज शुंगा। तो शुंग सबसे पहले है और इसी शुंग के अंतर्गत आप देखेंगे शुंग वंश, इसकी स्थापना करते हैं कौन? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। एंड थ्री अदर रूलर्स ऑफ शुंगा डायनेस्टी आर इंपॉर्टेंट। 3 अन्य शासक इससे संबंधित हैं, जिसमें कि अग्निमित्र, भागभद्र एंड देवभूति। देवभूति वाज द लास्ट वन। एक क्वेश्चन आता, अक्सर पूछता जाता है, हु इज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो दैट इज देवभूति, वो देवभूति है। पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड ढेर सारा पॉइंट करना है, लेकिन यह अग्निमित्र के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो मालविकाग्निमित्रम पुस्तक का नायक है। वी कम टू नो अबाउट अग्निमित्र, हम लोग अग्निमित्र के बारे में जानते हैं बाय द बुक मालविकाग्निमित्रम रिटन बाय कालिदास। कालिदास ने 7 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें एक मालविकाग्निमित्रम भी है। मालविकाग्निमित्रम भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम एंड ये मालविकाग्निमित्रम और एक मेघदूतम। तो ये जो है जो 7 किताबें हैं, 7 पुस्तकें हैं। कालिदास जब हम लोग पढ़ेंगे, कालिदास किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जब पढ़ेंगे तो कालिदास भी उसके नवरत्न में से एक थे। तो कालिदास के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर 7 बुक्स को हम लोग देख लेंगे। तो अभी देखना है भागभद्र से रिलेटेड, देवभूति से रिलेटेड। याद रखिएगा अग्निमित्र से रिलेटेड एक ही है, वो पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। भागभद्र से रिलेटेड हेलियोडोरस इंपॉर्टेंट है और बेसनगर इंस्क्रिप्शन, बेसनगर अभिलेख इंपॉर्टेंट है। और देवभूति से संबंधित कि ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। तो ये 3 पॉइंट पहले कर लेना, फिर पुष्यमित्र शुंग के बारे में ढेर सारे पॉइंट देखेंगे। ठीक है। तो अग्निमित्र के बारे में याद रखिएगा। तो ये क्या था? ही वाज द फाउंडर। ये स्ट्रक्चर बना करके भी आप लिख सकते हैं कि आपके दिमाग में रहेगा। ये मालविकाग्निमित्रम पुस्तक का नायक है। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है, जो काफी जो कह सकते हैं सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया कालिदास के द्वारा। कालिदास की लिखी पुस्तक जो मालविकाग्निमित्रम की का नायक जो है वो अग्निमित्र है। अग्निमित्र इज द हीरो ऑफ मालविकाग्निमित्रम बुक रिटन बाय कालिदास।
और भागभद्र से रिलेटेड जो है बेसनगर अभिलेख है, बेसनगर अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, बेसनगर इंस्क्रिप्शन, बेसनगर, बेसनगर अभिलेख से पता चलता है, बेसनगर अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, बेसनगर में एक अभिलेख है, कौन सा? गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख, फ्रॉम गरुड़ स्तंभ लेख इंस्क्रिप्शन, गरुड़ स्तंभ लेख। और इसमें किसकी चर्चा है? हेलियोडोरस की चर्चा है, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस केम इन इंडिया इन द पीरियड ऑफ शुंगा पीरियड। तो हेलियोडोरस केम इन इंडिया, और हेलियोडोरस वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम भागभद्र, भागभद्र से प्रभावित हुआ, एंड ही एक्सेप्टेड द वैष्णव रिलीजन, तो इसने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया। तो ये तो मौर्य काल के बाद जो पहला महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति है शुंग वंश है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। इसके अलावा अग्निमित्र, भागभद्र और देवभूति हैं। देवभूति जो है वह अंतिम शासक है, देवभूति इज द लास्ट रूलर, अंतिम शासक, ठीक है। नाउ कम टू द पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेना, इतना कोई स्ट्रक्चर में ही देख लेना है, तो इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है कि आप देख लेंगे। अग्निमित्र कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम का नायक है। और गरुड़ स्तंभ लेख हेलियोडोरस, हेलियोडोरस से संबंधित है। हेलियोडोरस यूनानी शासक जो था हेलियोडोरस, भारत आया था, और भारत आया और इसने जो है सो भारत के कुछ क्षेत्र को जीता भी था। विदिशा ना, विदिशा जो आधुनिक मध्य प्रदेश का जो विदिशा है, वो विदिशा से संबंधित है। बेसनगर अभिलेख, बेसनगर, विदिशा का प्राचीन नाम यानी बेसनगर का वर्तमान नाम विदिशा है, बेसनगर का वर्तमान नाम विदिशा है, यह भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में विदिशा, विदिशा, क्लियर। इतने पॉइंट्स याद रखना। अब पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसके दरबार में 2 प्रमुख विद्वान थे, एक तो पतंजलि, दूसरा मनु, मनु, क्लियर। ये राइट डाउन कर लिया, लिख लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे। जो भी स्ट्रक्चर बनाता हूं आप स्ट्रक्चर बना लेंगे ना तो याद करने में आसानी हो जाती है। 8-10 पॉइंट यही, तो जल्दी आया कीजिए, लेट से मत आया कीजिए, ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग संस्थापक है। इसके अतिरिक्त अदर देन पुष्यमित्र शुंग, अदर देन पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, भागभद्र एंड देवभूति वेर द रूलर्स। तो अग्निमित्र, भागभद्र और देवभूति शासक थे, जिसमें कि अग्निमित्र से संबंधित पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम। और भागभद्र, भागभद्र जो है यह इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया था, वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था। एक रूलर भागभद्र की भी चर्चा मिलती है, और भागभद्र की चर्चा तब मिलती है जब हेलियोडोरस, हेलियोडोरस भारत आया था। हेलियोडोरस ने भारतीय भूभाग पर कब्जा किया, और इसी के अभिलेख में भागभद्र की चर्चा मिलती है कि जिस समय यह भारत आया था तो यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक भागभद्र था, भागभद्र शुंग वंश से संबंधित। तो यूनानी शासक है, कहीं कहीं राजदूत के संदर्भ में राजदूत नहीं, यूनानी शासक हेलियोडोरस भारत आया था। और हेलियोडोरस से संबंधित अभिलेख है गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख, जिसको बेसनगर अभिलेख भी कहा जाता है, बेसनगर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। बेसनगर विदिशा है, वर्तमान विदिशा जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में वर्तमान विदिशा बेसनगर अभिलेख, इससे जानकारी मिलती है। और भागभद्र की जानकारी मिलती है, यानी भागभद्र की जानकारी का स्रोत यह है, और मालविकाग्निमित्रम से अग्निमित्र की जानकारी मिलती है। अदरवाइज मुख्य रूप से जो हमें जानकारी मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों से, वो पुष्यमित्र शुंग की ही जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था, अंतिम शासक देवभूति था। अब पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। चूंकि इसके समय में ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ, मैंने बताया भी था पिछले क्लास में कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट तब हुआ, वो पावर में तब आए जब शासकों ने, निम्न कुल के व्यक्ति जब शासक बने और उन शासकों ने प्रमोट किया इन रिलीजन को। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भी ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया, निम्न कुल का। और उसी तरह से महापद्मनंद के लिए नाई, मतलब नाई परिवार से था। तो ये जो उल्लेख मिलता है
यानी शूद्रों ने जब शासन किया तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। तो ऐसे में प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मणों ने भी शासन किया, और इसी में पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति से थे, और इनके समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, चूंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हटा करके और तब ब्राह्मण धर्म का उत्थान करना था, हटाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसकी तुलना में डेवलपमेंट करना था। तो स्वाभाविक सी बात है, इन्होंने कुछ कार्य किए जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि अशोक ने बोला जाता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेष पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूप्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द जो रिमेनिंग्स ऑफ बुद्धाज। तो बुद्ध के अवशेष पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने। तो बोला जाता है कि इसने उसको तोड़वा दिया। तो कुछ, हालांकि ये थोड़ी मनगढ़ंत बातें भी लगती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के काल में ही भारहूत के स्तूप का निर्माण करवाया गया था, और सांची के स्तूप में कुछ नया कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो नया कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो इसीलिए बुद्धिज्म वाले, मतलब कि बुद्धिस्ट वगैरह जो है वो हो सकता है बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। हालांकि इसने कुछ कार्य किया जो कि बौद्ध धर्म के विरुद्ध है। तो बौद्ध धर्म के विरुद्ध कुछ कार्य किए, लेकिन ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किताबों में मिलती है। यही कारण है कि आप याद रखेंगे कि ऑथेंटिक सोर्स जो है बुक्स को नहीं माना जाता है, इंडियन बुक्स को ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना जाता है, और इसी कारण से जो विदेशी इतिहासकार सब भारतीयों पर ये आरोप लगाते रहे कि इनको इतिहास लिखना आता ही नहीं है, इतिहास लिखना नहीं आता, ये लोग कथा कहानी लिखते हैं, इस तरह का आरोप लगता रहा है। और यही कारण है कि देखिएगा आप, सिस्टमैटिक ढंग से हिस्ट्री को प्रेजेंट करने का काम किया गया था राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी इज नॉन एज द फर्स्ट बुक ऑफ हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया। तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ जो बोला जाता है वो राजतरंगिणी को कहा जाता है, जहां सिस्टमैटिक डेट वाइज कश्मीर के इतिहास को प्रस्तुत किया गया था। किसने? कलहन ने किया था। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग लिखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में दो प्रमुख विद्वान थे। देयर वर टू इंपॉर्टेंट रूलर्स इन द कोर्ट ऑफ पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में दो प्रमुख विद्वान थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में दो प्रमुख विद्वान थे। देयर वर टू इंपॉर्टेंट scholars in the court of पुष्यमित्र शुंग। फर्स्ट वन लिखिएगा पतंजलि, एक तो पतंजलि है, एंड सेकेंड वन मनु। तो मनु है, पतंजलि और मनु ये दो प्रमुख हैं। याद रखिएगा, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य वाज रिटन बाय पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की जो अष्टाध्यायी पर टीका है, विच इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी पर टीका है। अष्टाध्यायी द फर्स्ट बुक ऑन ग्रामर, संस्कृत ग्रामर की पहली पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी पर टीका है महाभाष्य। महाभाष्य वाज रिटन बाय पतंजलि। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई है। अष्टाध्यायी पर टीका है महाभाष्य। तो पतंजलि ने क्या किया? महाभाष्य की रचना की, व्याकरण ग्रंथ। महाभाष्य वाज अ ग्रामर बुक, संस्कृत ग्रामर बुक। तो महाभाष्य क्या है? तो महाभाष्य जो है संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है जो अष्टाध्यायी पर टीका है। अब टीका मतलब टिप्पणी, एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन किया था, उसको और विस्तृत रूप दिया था। तो टीका मतलब उसी को देख, उसको आधार बना के जब दूसरी कोई किताब लिखी जाती थी तो उसको टीका बोला जाता था। ठीक है, तो अब यह क्या बेस यही है। और मनु के बारे में याद रखिएगा, मनु जो था वो हिंदू कानून ग्रंथ, यानी कि मनु जो था कानून निर्माता था। इसने मनु स्मृति की रचना की, जो फर्स्ट लॉ बुक ऑफ हिंदुइज्म। मनु स्मृति की रचना की। तो मनु स्मृति क्या है? फर्स्ट लॉ बुक ऑफ हिंदू लॉ बुक, फर्स्ट हिंदू लॉ बुक। तो प्रथम हिंदू कानून ग्रंथ है मनु स्मृति। और स्मृति का मतलब ही है कानून ग्रंथ। जो भी स्मृतियां लिखी गई है, मनु स्मृति सबसे पहले लिखी गई है। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति आया।
इसके बाद जो है सो बहुत सारे देखिएगा, जो कानून ग्रंथ लिखने वाले बाद में इन्हीं मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति की टीका मतलब टीका भी हो गया, तो उसका मतलब वो भी लॉ बुक ही होगा। और याज्ञवल्क पर जो मनुस्मृति पर याज्ञवल्क स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, तो अनेक स्मृतियां लिखी गई। याज्ञवल्क स्मृति जो है उस पर भी टीका है मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा एंड दाय भाग आर ऑल्सो द लॉ बुक, जो पूछा गया है क्वेश्चन। और मिताक्षरा में क्या किया गया, मिताक्षरा में केवल पुत्र को जो उत्तराधिकारी माना गया है, लेकिन जो दाय भाग है बाद में आता है, तो वो पुत्र और पुत्री, सन और डॉटर, दोनों को सक्सेसर के रूप में स्वीकार किया जाता है। पैतृक संपत्ति में हेरिटेज में जो पैटर्नल हेरिटेज है उसमें सक्सेशन की बात करता है, और वो जो दाय भाग है वो सन और डॉटर दोनों के लिए करता है। जीमूतवाहन के द्वारा लिखा गया, तो वो उन पर टिप्पणी है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, स्मृति काल में, इन स्मृति काल में क्या होता है कि पूरा संकीर्ण दृष्टिकोण का विकास होता है। मनुस्मृति स्पेशली, मनुस्मृति के बारे में मैंने बताया भी था। लिखने का पर्पस पता नहीं मनु का क्या था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो बाद में किया गया, जिसके कारण से इसका विरोध होने लगा, इसका सोसाइटी में जो विरोध हुआ वो, जबकि इसका एक्सप्लेनेशन, अगर कुछ लोगों ने जब इसका एक्सप्लेनेशन किया तो वो थोड़ा तार्किक ढंग से भी है। तो फिर मैंने बताया भी था कि ब्राह्मण को अगर कोई निम्न कार्य करता है तो वो शूद्र के तुल्य है। फिर शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद को सुनने का भी अधिकार नहीं है। कुछ उस तरह से, अगर वेद पढ़ ले तो जीभ काट लिया जाए, अगर सुन ले तो कान में लोहा घोल करके डाल दिया जाए, कुछ इस तरह की बातें की गई है। साथ ही साथ महिलाओं के संदर्भ में भी दो दृष्टिकोण है। महिलाएं यदि घर के अंदर रहती हैं तो देवी के समान है, यदि घर से बाहर निकलती हैं तो फिर जो है, तो घर से बाहर निकलने के बाद फिर वो शूद्र के समान है। मतलब शूद्र और नारी के को इक्विवेलेंट बताया गया है मनुस्मृति में। तो कुछ कुछ जो डिमोशन होता है, मतलब कि जो नारी की स्थिति में पतन जो दिखाई देता है, वो सबसे खराब स्थिति जो दिखाई देती है वो स्मृति काल में दिखाई देती है। हालांकि मनुस्मृति की तुलना में बाद में जो है मिताक्षरा वगैरह, मिताक्षरा से ज्यादा दाय भाग में जो है जो थोड़ा लिबरल हुए हैं, जो स्मृतिकार हुए हैं, कानून निर्माता हुए हैं, जो लॉ मेकर हुए हैं, वो थोड़े से लिबरल हुए हैं, स्पेशली जो महिलाओं के प्रति। तो ये अब चूंकि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है कंटिन्यू, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते रहे। क्योंकि पैतृक संपत्ति में आज आप लोग को पता होगा कि पिता की संपत्ति में समान रूप से भागीदारी होती है पुत्र और पुत्री की, समान रूप से भागीदारी। अब छोड़ दें अलग बात, महिलाएं थोड़ा लिबरल होती हैं, छोड़ देती हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन अधिकार पूरा पूरा होता है। और दूसरी बात अच्छा, इसी पर है कि आपको पता ही है कि अब दहेज प्रथा हमारे यहाँ तो बड़ी पॉपुलर है। एक मेरा दोस्त था, उसकी शादी हो रही थी, तो कॉल आया, लड़की का कॉल आया उसके पास, कैसे बताइए इतना डिमांड कर रहे हैं पापा आपके, ये ठीक है? तो बोले क्या कि छोड़ो ना, ये मामला है बड़ों का, इसमें क्यों पड़ा जाए? तो बोला कि नहीं, आप जॉब में हैं, जो सेकेंड क्लास जॉब, आप फर्स्ट क्लास में जाने वाले हैं, अब इस तरह की सोच आप रखेंगे? बोले क्या, अरे मेरा इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो आपके गार्जियन की बात है, उनके गार्जियन, हमारे गार्जियन की बात है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जब बोले कि नहीं आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, बोले ठीक है मैं हस्तक्षेप करूंगा, लेकिन वो हस्तक्षेप इस प्रकार से होगा कि कोई लेन देन नहीं होगी, मैं मना कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा जो हिस्सा है, हाँ तुम्हारा जो पैटर्नल हिस्सा है वो तुम्हारा होना चाहिए। तो फिर उसने कहा कि नहीं छोड़ दीजिए, बड़ों पे ही छोड़ दीजिए तो बड़ों पे ही छोड़ दीजिए। तो कुछ इस तरह की चीज है, मतलब तो स्वाभाविक से बात तब तो बहुत कुछ मिल जाता है तो बहुत तेज है, एक शिक्षा भी मिल गई लड़कों को ना। चलिए आगे देखते हैं। तो मनु ने मनुस्मृति की रचना की, मनुस्मृति की रचना की, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। और याद रखिएगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ, अंडर द डायरेक्शन ऑफ पतंजलि, 2 अश्वमेध यज्ञ वेर ऑर्गेनाइज्ड बाय पुष्यमित्र शुंग। लिखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पतंजलि के निर्देशन में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। क्लियर? 2 अश्वमेध यज्ञ was organized, were organized, 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए।
एक पॉइंट और मैंने बताया था जो याद रखिएगा कि आरोप लगाया जाता है दयारीजा जो कह सकते हैं ना किसके ऊपर, पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त किया, जो किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, अशोक के द्वारा स्थापित किए गए थे। तो अशोक ने बुद्ध के अवशेष पर जो 84,000 स्तूप स्थापित किए थे उसको नष्ट किया गया। दे वर डिस्ट्रॉयड बाय पुष्यमित्र शुंग, बट ये अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा कर की गई बातें हो सकती हैं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के काल में, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग इज ऑल्सो नॉन एज, दो व्यक्ति को बौद्धों का हत्यारा कहा जाता है, पता है कि नहीं, एक पुष्यमित्र शुंग को, दूसरा शशांक को, शशांक गौर नरेश शशांक है और दूसरा पुष्यमित्र शुंग है। तो लिखिएगा पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग इज नोन एज किलर ऑफ बुद्धिस्ट, किलर ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धों का हत्यारा कहा जाता है। तथा यह आरोप लगाया जाता है, एंड देयर इज अ एलिगेशन ऑन पुष्यमित्र शुंग, तथा यह आरोप लगाया जाता है कि उसने ही डिस्ट्रॉयड, देयर इज अ एलिगेशन ऑन पुष्यमित्र शुंग, ही डिस्ट्रॉयड 84,000 स्तूप्स व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका। तो आरोप लगाया जाता है कि उसने अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट किया, 84,000 स्तूपों को नष्ट किया। तो ये आरोप लगाया जाता है इनके ऊपर, लेकिन याद रखना है कि लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बट किंतु पुष्यमित्र शुंग के काल में, इन द पीरियड ऑफ पुष्यमित्र शुंग के काल में भरहुत, कहां है, भरहुत मध्य प्रदेश, ठीक है। किंतु इसके किसके काल में लिखे, किंतु पुष्यमित्र शुंग के काल में भरहुत के स्तूप का निर्माण किया गया, भरहुत के स्तूप का निर्माण किया गया, भरहुत के स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप ऑफ भरहुत वाज कंस्ट्रक्टेड, स्तूप ऑफ भरहुत वाज कंस्ट्रक्टेड किया गया, तथा एंड सम पार्ट ऑफ स्तूप ऑफ सांची वाज कंस्ट्रक्टेड, तथा सांची के स्तूप के कुछ भागों का निर्माण किया गया, सांची के स्तूप के कुछ भागों का निर्माण किया गया, स्तूप का निर्माण किया गया। क्लियर किया गया। तो ये इतने पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है, किससे संबंधित, शुंग वंश से संबंधित, पुष्यमित्र शुंग से संबंधित। अच्छा, ये जो वर्णन करता है कि 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था, ये ह्वेनसोंग के द्वारा किया गया, दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय ह्वेनसोंग, कि इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। ह्वेनसोंग इसकी चर्चा करता है। ह्वेनसोंग आया हर्षवर्धन के काल में, और उसको जानकारी मिल गई कि इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। तो ये थोड़ा सा, लेकिन चूंकि बुद्धिस्ट था ना, तो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट से थोड़ा कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होगा, तो उससे प्रेरित होगा, और इसी कारण से थोड़ा सा जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण वो रखता है इसके प्रति, पुष्यमित्र शुंग के प्रति। क्या भरहुत स्तूप मतलब क्या हो गया? स्तूप मतलब बुद्ध का समाधि स्थल, बुद्ध के समाधि स्थल को स्तूप कहा जाता था। देखिए, जहां भी स्तूप है समझ जाइए बुद्ध का कोई न कोई अवशेष है। कहीं बुद्ध के दांत हैं, कहीं बुद्ध के अस्थियां हैं, कहीं बुद्ध के खड़ाम हैं, मतलब कि जो पैरों में पहनने वाले जो पादुका हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि बुद्ध से संबंधित किसी न किसी वस्तु पर बुद्ध के अवशेष पर स्तूप बनाए गए थे, और यह डिस्क्राइब किया गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। तो यह भी थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, 84,000 कहां से कर देगा, और 84,000 कर दिया तो 84,000 को नष्ट करने में भी तो टाइम लग जाएगा, वो अचानक से नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, क्या नहीं, बौद्ध का हत्यारा मैंने कहा कि ह्वेनसोंग आरोप लगाता है कि इसने बुद्धों की हत्या की, बुद्ध स्तूपों को नष्ट किया, ऐसा आरोप इसके ऊपर है। लेकिन आप देखेंगे कि इस आरोप का खंडन होता है
कि ये जो क्रिटिसाइज जो किया गया इसका, तो ये क्रिटिसाइज को रिजेक्ट किया जा सकता है। 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके कि इन द पीरियड ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंग के ही काल में भरूत स्तूप का निर्माण किया गया। भरूत स्तूप वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सांची स्तूप वाज डन। और अशोक के समय का ही सांची स्तूप जो अभी भी बचा हुआ है, इतना पॉपुलर बचा हुआ है, तो अगर ये रहता उस तरह का दृष्टिकोण रखता तो उसको तो नष्ट कर देना चाहिए था। तो बचा हुआ है अशोक के काल का, इतना पॉपुलर बचा हुआ है, तो कि कहीं ना कहीं ये बढ़ा चढ़ाकर की गई बातें हैं। ठीक है, ये हो गया शुंग वंश। आफ्टर शुंगा वंश कण्वा डायनेस्टी के हैं, कण्व वंश आया, तो कण्व वंश में लिखिएगा कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। इसमें वासुदेव का दावा भूमि मित्र है, नारायण मित्र है, और अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा। सुशर्मा वॉज द लास्ट रूलर। तो कण्वा डायनेस्टी के हम आफ्टर शुंगा डायनेस्टी। शुंग वंश के बाद आया कण्व वंश। हालांकि इसी में है कि इसका 2 ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका संस्थापक वासुदेव है, वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ कण्वा डायनेस्टी एंड सुशर्मा वॉज द लास्ट रूलर वॉज सुशर्मा। और इस बीच में एक भूमि मित्र की चर्चा आती है, भूमि मित्र की चर्चा आती है और नारायण मित्र की चर्चा आती है। नारायण मित्र कि ये प्रमुख शासक थे, और इसके अलावा इसमें और कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लिख दीजिएगा। और ये 73 BC में है, 75 तक वो था ना, 70 उसको 75 कर दीजिएगा, वो 73 जो क्या है ना 75 ही लिखा है ना, तो ये 75 to 35 ना 30, हाँ 30 AD तक है, BC तक है, 30 BC तक क्लियर। 75 BC to 30 BC। डेट वगैरह जो ईयर वगैरह है वो मुझे भी याद नहीं रहता है और क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं पढ़ाने के क्रम में भले लिखा देता हूं, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मैं याद नहीं करता था। ईस्वी सन में वही जो बहुत पॉपुलर हुआ, जैसे 326 ईसा पूर्व में हुआ था कौन, झेलम का युद्ध हुआ था। उसके बाद आप चंद्रगुप्त से रिलेटेड 4 ईयर है जो आपको याद ही हो गया होगा, 323, उसके बाद 305 299, 2-3 ही है, 3 इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो 345 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर अशोक से रिलेटेड 269 जिसमें कि राज्यारोहण हुआ, और 261 जिसमें कि उसने कलिंग को जीता था। तो इतना ही ईस्वी सन इससे पहले का इंपॉर्टेंट है, यानी कि 326 BC, फिर उसके बाद 323 BC, 304 BC, 5 BC, और 299 को छोड़ भी सकते हैं, 261 BC जो कलिंगा युद्ध है, कलिंगा वॉर है। तो ये 4 ही ईस्वी सन इस समय में आपके काम का है, बाकी उतने काम के नहीं है। बाकी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। ये 4 ईयर आपके लिए है। 261 BC में कलिंगा वॉर हुआ था, 305 BC में वॉर बिटवीन सेल्यूकस एंड चंद्रगुप्त मौर्य, एंड 323 ये राज्याभिषेक क्राउन सेरेमनी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड 326 BC ये क्या होगा, सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम का युद्ध हुआ था, झेलम वॉर हुआ था। तो ये इतना ही ईस्वी सन आप लोग के काम का है, क्लियर। इसके बाद जो है सो याद रखेंगे कि हम लोग इसमें पढ़ते हैं कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव है, तो लिखिएगा इन 75 BC 75 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या करके, आफ्टर किलिंग देवभूति, वासुदेव बिकेम द किंग, वासुदेव शासक बना, ठीक है। वासुदेव बिकेम द किंग, वासुदेव शासक बना, क्लियर। तो वासुदेव शासक बना किसकी हत्या करके, देवभूति की हत्या करके। हर्ष चरित में ऐसा वर्णन मिलता है कि दासी के साथ मिल करके षड्यंत्र रचा गया, जहर दे दिया गया, मार दिया गया किसको, देवभूति को, और ये उसका अमात्य था, मंत्री था, और इसने क्या किया, शासन प्राप्त कर लिया, किसने, वासुदेव ने। एंड लास्ट रूलर वाज, अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा था। तो वासुदेव इस वंश का संस्थापक है, वासुदेव क्या है, संस्थापक है, फाउंडर है, और अंतिम शासक है सुशर्मा। तो लिखिएगा सुशर्मा अंतिम शासक था, सुशर्मा वाज द लास्ट रूलर, सुशर्मा अंतिम शासक था,
जिसकी हत्या संभवतः सिमुक के द्वारा की गई। हु वॉज किल्ड बाय प्रोबेबली बाय सिमुक, हु वॉज प्रोबेबली किल्ड बाय सिमुक, जिसकी हत्या सिमुक के द्वारा की गई, जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की, जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सातवाहन डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय सिमुक, तो सिमुक के द्वारा की गई, सिमुक, तो सिमुक के द्वारा की गई। और सिमुक ने क्या किया, इसकी सुशर्मा की हत्या करके आफ्टर किलिंग सुशर्मा सातवाहन डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश, सातवाहन वंश की स्थापना की गई। तो नेक्स्ट वन लिखिएगा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। वी कम टू नो अबाउट सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश के बारे में हम लोग जानते हैं इनके प्रमुख अभिलेखों से। 3 प्रमुख अभिलेख हैं, नानाघाट अभिलेख, नासिक अभिलेख, कन्हेरी अभिलेख। ठीक है, नानाघाट इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन एंड कन्हेरी इंस्क्रिप्शन। और ये सातवाहन वंश से संबंधित 4 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। पहला तो किया जाता है कि इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया, तांबा का शीशा का सिक्का चला, इसने भूमि अनुदान शुरू किया था, लैंड ग्रांट सिस्टम स्टार्ट हुआ था इसके समय में। ठीक है, और इसके समय में मातृसत्तात्मक समाज था, सोसाइटी वाज मैटरनल, जो कहते मैटरनल सोसाइटी थी, मातृसत्तात्मक समाज थी, मातृसत्तात्मक समाज थी। और एक होता है कि ये भी ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। और इसके अलावा इनसे रिलेटेड 3 अभिलेख है, 3 अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख, नासिक अभिलेख और उसके बाद कन्हेरी अभिलेख, कन्हेरी इंस्क्रिप्शन। और शासक में अगर बात करेंगे तो शासक में देखिए कोई क्रोनोलॉजी में नहीं है, ये कोई लास्ट शासक नहीं बोलते हैं कि कौन लास्ट शासक था। हाँ, अंतिम महत्वपूर्ण शासक यज्ञ श्री सातकर्णी था, और जो पहला संस्थापक था वो सिमुक था। सिमुक के बाद जो है आप देखेंगे श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी था। श्री सातकर्णी के बाद हाल आया जो काफी विद्वान शासक था, काफी विद्वान शासक था। उसके बाद जो सबसे शक्तिशाली शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी था। उसके बाद वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी है, और वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बाद एट लास्ट यज्ञश्री सातकर्णी को अंतिम शक्तिशाली शासक बोला जाता है। तो सातवाहन डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सिमुक, किसके द्वारा किया गया, सिमुक के द्वारा किया गया, सातवाहन वंश। और बाकी जो है सो वो तीन सवाल, मातृसत्तात्मक, भूमि अनुदान और शीशे का सिक्का, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सातवाहन से। सातवाहन कहाँ है, दक्षिण भारत में है। हाँ, वो तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं, मत्स्य पुराण के बारे में हम लोगों ने पहले ही कर लिया कि पुराणों में 3 पुराण बताया था कि दक्षिण में समुद्र है, समुद्र में मछली है, मत्स्य पुराण रिलेटेड है सातवाहन वंश से, वो तो हम लोगों ने वही किया था, मौर्य काल में ही कर लिया था। अब विष्णु पुराण से मौर्य काल की, देखिए पुराणों में सभी वंशों की जानकारी मिलती है, लेकिन मोस्टली जो है ज्यादा डिस्क्रिप्शन किसका मिलता है उसके आधार पर। ऐसा बात नहीं कि मत्स्य पुराण बाकी वंश का वर्णन नहीं करता, बाकी राजवंशों की भी चर्चा करता है, विष्णु पुराण भी बाकी राजवंशों की चर्चा करता है, लेकिन स्पेशली वो फोकस्ड किस पर है। और उसी पर किया था कि वायु जो है दिखाई नहीं देता, वायु गुप्त रहता है, वायु पुराण गुप्त शासक। तो ये तो ट्रिक है, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का, इसे भी बार बार देखने से वो याद हो जाता है। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश और वायु पुराण, गुप्त वंश। ठीक है, इसमें यही याद रखना कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, सिमुक है। सातवाहन वंश का शासक कौन है, पहले शासक के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर शासक कौन कौन है, अभी नाम मैंने बता दिया था, नाम बता दिया था, उसको लिख भी लेंगे। हाल, तो इसमें कौन कौन शासक है, पहला है सिमुक जो कि संस्थापक है। सिमुक के बाद देखेंगे कि श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी की ही पत्नी थी नागनिका, नागनिका थी इसकी पत्नी। ये श्री सातकर्णी के बाद है हाल, सबसे विद्वान शासक, गाथा सप्तशती की रचना किया इसने। और इसके दरबार में गुणाढ़े भी रहते थे, गुणाढ़े रहते थे, कई विद्वान रहते थे। इसके बाद है गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद है वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, पुत्र पुलुमावी। और वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बाद है यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी। तो सातकर्णी शासक है, सातवाहन वंश के, सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी, सातकर्णी। इसमें याद रखेंगे कि 3 इंस्क्रिप्शंस आर इंपॉर्टेंट। वन इज रिलेटेड टू श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी से संबंधित है नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख,
नागनिका ने जारी करवाया था। बोला जाता है कि जब श्री सातकर्णी की मृत्यु हो गई तो इसके बच्चों की संरक्षिका बन करके शासन किया था। नारी द्वारा, स्त्री द्वारा शासन किए जाने का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। हालांकि आप देखिएगा कि कुछ कथा कहानियों में भी बोला गया है कि कारुवाकी ने शासन किया था वहां पर कलिंगा पर। कलिंग की राजकुमारी थी, उसके पिता की जब मृत्यु हो गई थी तो उसने युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन शासन करने की वैसी कोई चर्चा नहीं मिलती है। तो शासन करने का पहला जो अभिलेखीय प्रमाण मिलता है वो सातवाहनों के समय से मिलता है। बाद में देखेंगे कि कश्मीर में भी महिलाओं ने शासन किया है, जो रानी दिद्दा वगैरह है, और भी कुछ कुछ की चर्चा मिलती है, लेकिन पहली चर्चा जो मिलती है यहीं से मिलती है। श्री सातकर्णी नाना घाट अभिलेख नागनिका ने जारी किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की जब मृत्यु हो गई थी तो इसकी माता गौतमी बलश्री ने शासन किया था, और उसने अपने पुत्र के विजय अभियानों की चर्चा की है नासिक इंस्क्रिप्शन में, नासिक अभिलेख में। तो नासिक इंस्क्रिप्शन वार रिटन बाय बलश्री, मतलब कि ये प्रिपेयर्ड बाय बलश्री। बलश्री कौन थी? गौतमी पुत्र की माता थी, मदर ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता बलश्री थी, जिसने नासिक अभिलेख जारी किया है। नासिक अभिलेख में ही गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एक टर्म यूज किया है, तीय समुद्र पित तोय वाहन। तीय समुद्र पित तोय वाहन, यानी कि आप देखिएगा सातवाहनों का शासन कहाँ है? दक्षिण भारत में है। तो इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तीनों समुद्र का पानी जिसका वाहन पीता है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। मतलब संपूर्ण दक्षिण भारत पर जिसका शासन था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी है। यह उल्लेख मिलता है नासिक अभिलेख से। इन नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी पुत्र सातकर्णी वाज डिस्क्राइब्ड एज तीय समुद्र पित तोय वाहन। तीय समुद्र पित तोय वाहन, तीय तीन, समुद्र, पित तोय वाहन, जिसका वाहन का घोड़ा जो है तीनों समुद्र का पानी पीता है। तो ये नहीं, समुद्रगुप्त के बारे में दूसरा चीज है। समुद्रगुप्त के बारे में जो है सो समुद्रगुप्त का वर्णन तो पर्याप्त प्रशस्ति में होता है ना। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बोला गया है, ठीक है। और इसके बाद वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, इससे संबंधित अभिलेख है कन्हेरी अभिलेख। और कन्हेरी अभिलेख में एक शक शासक की भी चर्चा मिलती है, और वो शक शासक कौन है? रुद्रदामन। तो आप याद रखिएगा, रुद्रदामन की पुत्री से विवाह हुआ था वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह हुआ था किससे? रुद्रदामन से। रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। अच्छा, एक हम लोगों ने किया उधर ना, वत्स और अवंती के बीच वैवाहिक संबंध हुए थे। शायद प्रद्योत की पुत्री से विवाह हुआ था वत्स के राजा उदयन से। उसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि रुद्रदामन की पुत्री से विवाह हुआ है किसका? वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का, सातवाहनों का। तो इसमें याद रखेंगे ये सातवाहन वंश में इतना इंपॉर्टेंट लिखिएगा, पॉइंट लिखेंगे कि सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। सिमुक इज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। वायु पुराण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वायु पुराण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वायु पुराण के अनुसार, अब ये मत्स्य पुराण इससे संबंधित भले है, लेकिन मैंने क्या कहा, एक्सप्लेनेशन बाकी पुराणों में भी मिलता है। वायु पुराण के अनुसार सुशर्मा की हत्या करके, आफ्टर किलिंग सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। आफ्टर किलिंग सुशर्मा, सातवाहना डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की गई। कहाँ मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसे, अच्छा, पुराणों में याद रखिएगा, पुराणों में सातवाहनों को आंध्रभृत्य बोला गया है। आंध्रभृत्य तो सातवाहना वे आर कॉल्ड आंध्रभृत्य इन पुराण। पुराणों में सातवाहनों को आंध्रभृत्य कहा गया है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्रभृत्य कहा गया, आंध्र जाति का कहा गया। और इनकी राजधानी मान्यखेत या प्रतिष्ठान थी। इनकी राजधानी मान्यखेत अथवा प्रतिष्ठान थी।
प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड पैठान, इसी को पैठान भी कहते हैं, पैठान के रूप में भी जाना जाता है, पैठान। प्रतिष्ठान या पैठान राजधानी थी, मान्यखेत अथवा प्रतिष्ठान वाज द कैपिटल ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। तो सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है, सिमुक था, और इसे पुराणों में इन्हें आंध्रभृत्य कहा गया है। मान्यखेत अथवा प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी पहला इस वंश का शक्तिशाली शासक था। तो इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक कौन था? श्री सातकर्णी। तो श्री सातकर्णी वाज द फर्स्ट पॉपुलर, या पॉपुलर कह सकते हैं, पावरफुल रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ श्री सातकर्णी वाज फाउंड इन इज फाउंड इन नानाघाट इंस्क्रिप्शन, नानाघाट अभिलेख में दिया गया, व्हिच वाज इशूड बाय नागनिका। तो लिखिएगा, नागनिका ने नानाघाट अभिलेख जारी किया। नानाघाट इंस्क्रिप्शन वाज इशूड बाय नागनिका, नागनिका ने नानाघाट अभिलेख जारी किया, नानाघाट अभिलेख जारी किया, नागनिका ने नानाघाट अभिलेख जारी किया, ठीक है। हु वाज द क्वीन ऑफ श्री सातकर्णी, जो श्री सातकर्णी की रानी थी, श्री सातकर्णी की रानी थी, वाइफ थी, पत्नी थी। तो श्री सातकर्णी की रानी थी, क्वीन ऑफ श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी। आफ्टर श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी के बाद, श्री सातकर्णी के बाद शी बिकेम द क्वीन ऑफ सातवाहना। तो वह सातवाहन की शासिका, सातवाहन वंश की शासिका बनी, सातवाहन वंश की शासिका बनी, ठीक है। वीमेन रूलर बनी नागनिका, नागनिका से संबंधित नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख जारी किया था नागनिका ने। और इसमें चर्चा मिलती है कि श्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ श्री सातकर्णी, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ सन ऑफ श्री सातकर्णी, सातकर्णी के पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शी बिकेम द क्वीन, वो रानी बनी, शी बिकेम रूलर, वो शासिका बनी। तो शासिका बनी आफ्टर श्री सातकर्णी। एंड हाल वाज द स्कॉलर किंग, विद्वान शासक था। नेक्स्ट वन लिखिएगा कि हाल सातवाहन वंश का सबसे विद्वान शासक था। हाल वाज द स्कॉलर किंग ऑफ सातवाहना, सातवाहना शासक था, ठीक है। तो हाल की पुस्तक का नाम क्या है? गाथा सप्तशती, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती वाज द बुक ऑफ, गाथा सप्तशती वाज द बुक ऑफ हाल। तो हाल की पुस्तक गाथा सप्तशती है, हाल की पुस्तक गाथा सप्तशती है। द बुक ऑफ हाल इज गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। और इनके दरबार में गुणाढ़ और सर्ववर्मन, गुणाढ़ एंड सर्ववर्मन वेयर द स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ हाल। गुणाढ़ और सर्ववर्मन, गुणाढ़ और सर्ववर्मन, गुणाढ़ एंड सर्ववर्मन वेयर द स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ हाल। तो हाल के दरबार में, ये हाल के दरबार में दो विद्वान थे। इन द कोर्ट ऑफ हाल देयर वेयर टू स्कॉलर्स, मेनी स्कॉलर्स इन विच गुणाढ़ एंड सर्ववर्मन आर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे विद्वान थे जिसमें गुणाढ़ ने बृहत कथा की रचना की। बृहत कथा वॉज रिटन बाय गुणाढ़ एंड सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की। कातंत्र इज अ ग्रामर बुक, कातंत्र की रचना की। सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की और गुणाढ़ ने बृहत कथा की रचना की। और ये याद रखिएगा, कातंत्र इज अ ग्रामर, संस्कृत ग्रामर बुक, कातंत्र संस्कृत ग्रामर बुक है। याद रखिएगा, चूंकि ब्राह्मण जाति से थे शुंग, कर्ण, सातवाहन, अतः इन लोगों ने संस्कृत को खूब प्रमोट किया। जहां देखिएगा लोक भाषाएं, प्राकृत वगैरह जो विकसित हुई, जो आम लोगों की भाषा है, उस पर बल दिया था किसने? बौद्ध जैन वालों ने, और साथ ही साथ क्या, अशोक ने भी। तो इससे समय मौर्य काल में
प्राकृत भाषा पर बल दिया गया था, आम लोगों की भाषा पर बल दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे देखिए संस्कृत अब जो है महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और यही संस्कृत बहुत डेवलप्ड फॉर्म में आ गया। किसके समय में? गुप्तों के समय में, गुप्त काल में। और उसी समय कालिदास ने संस्कृत में महाकाव्यों की रचना की। तो महाकाव्यों की रचना की कालिदास ने, तो संस्कृत क्या हो जा रहा है? धीरे धीरे संस्कृत का महत्व बढ़ रहा है। लेकिन आम लोगों की जो भाषा है, तो ये इसका मतलब कि राजाओं की का वैल्यू बढ़ रहा है। जो पहले जो है सामान्य जनों की तुलना में अब राजा का वैल्यू बढ़ता चला गया। क्लियर? तो हाल इंपॉर्टेंट है, सबसे विद्वान है। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो लिखिएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वॉज गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी से रिलेटेड कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख। नासिक इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू गौतमीपुत्र सातकर्णी इन which इज अ प्रशस्ति ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। जो सातवाहन वंश की प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब तो प्रशंसा में लिखा गया। प्रशंसा में, जब किसी के प्रशंसा में लिखा जाता है उसको प्रशस्ति देते हैं ना, प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रशंसा पत्र मिलता है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी प्रशंसा में लिखा गया है? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया। उसी तरह से यह भी एक प्रकार की प्रशस्ति है जिसमें खूब बखान किया गया। और प्रशस्ति अक्सर क्या होता है? प्रशस्ति में फिर अतिशयोक्तिपूर्ण बातें होती है, बढ़ा चढ़ा कर की गई बातें होती हैं। तो ये चीजें आप देखेंगे कि इसमें भी मिलता है, नासिक अभिलेख में भी मिलता है, नासिक इंस्क्रिप्शन में भी ये चीज मिलता है। और ये चीजें याद रखिएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी को, गौतमीपुत्र सातकर्णी वॉज कॉल्ड फॉर गौतमीपुत्र सातकर्णी तीय समुद्र पित्तोयवाहन टर्म वॉज यूज्ड। तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज किया गया? तीय समुद्र पित्तोयवाहन। तो ये लिख दीजिएगा, तीय समुद्र पित्तोयवाहन। तीय समुद्र पित्तोयवाहन। तो तीय समुद्र पित्तोयवाहन शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। तीय समुद्र पित्तोयवाहन, जिसका घोड़ा तीनों समुद्र का पानी पीता था, वो कौन था? वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक इंस्क्रिप्शन वाज इशूड बाय बलश्री, गौतमी बलश्री। शी वाज द मदर ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है। तो तीय समुद्र, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए तीय समुद्र पित्तोयवाहन शब्द का प्रयोग किया गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए तीय समुद्र पित्तोयवाहन का प्रयोग किया गया। किस किया गया? नासिक अभिलेख में किया गया। नासिक अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया? तो गौतमी बलश्री के द्वारा। तो लिख दीजिएगा, नासिक इंस्क्रिप्शन वाज इशूड बाय गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के द्वारा जारी किया गया था। 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 क्लियर? गौतमी बलश्री के द्वारा जारी किया गया था। शी वॉज द मदर ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी। वह गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता थी। एकदम स्टेप बाय याद हो जाना चाहिए। सिमुख श्री सातकर्णी, हाल गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी। क्लियर? तो इसमें इसके बाद हम लोग देखेंगे वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी से रिलेटेड कौन सा अभिलेख है? कन्हेरी अभिलेख। तो नानाघाट अभिलेख श्री सातकर्णी, नानाघाट अभिलेख श्री सातकर्णी, नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी, और कन्हेरी अभिलेख वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। गाथा सप्तशती बुक वाज रिटन बाय हाल। हाल के द्वारा गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना की गई। और हाल के दरबार में गुणाढ़े और सर्ववर्मन थे। गुणाढ़े और सर्ववर्मन जो है ये हाल के दरबार में है, दरबारी विद्वान है। गुणाढ़े ने बृहत कथा की रचना की और सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की। कातंत्र क्या है? संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है। क्लियर? याद हो गया? तो अब लिखिएगा कि वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी मैरिड विथ डॉटर ऑफ रुद्रदामन। वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ। रुद्रदामन की पुत्री से हुआ। रुद्रदामन की पुत्री से हुआ। ठीक है?
ईस्वी सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ईस्वी सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में भी याद रखिएगा, 23वां शासक था, 23rd शासक था, 23वां शासक था। तो लेकिन इसमें कन्हेरी अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है, और रुद्रदामन की पुत्री से इसका विवाह हुआ था, और इसने अमरावती के बौद्ध स्तूपों का, इसके समय में अमरावती के बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। अमरावती के बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था किसके समय में? वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। और अंतिम शक्तिशाली शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। तो ऐसे भी ढेर सारे पॉइंट हो गए, इतना याद करना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बना करके उसमें डाल दीजिएगा ना, याद करना आसान हो जाता है। वो स्टेप वाइज करके सातवाहन वंश, शासक में हो गया सिमुख, श्री सातकर्णी, हाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री, ये क्रम। हाँ, अमरावती के बौद्ध स्तूप का निर्माण वासिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय में किया गया था। अमरावती के बौद्ध स्तूप का निर्माण वासिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय में किया गया था। और ये जो बोर्ड पर जितना पॉइंट है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सातवाहन से रिलेटेड 4 पॉइंट कर लेंगे, 3 पॉइंट ऐसे जनरली, लेकिन चौथा पॉइंट तो आप लोग जान ही रहे हैं, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश से संबंधित, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश से संबंधित 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब एक उसको भी इंक्लूड कर देते हैं कि ये मत्स्य पुराण इससे संबंधित है, इससे मतलब इसका वर्णन मतलब क्या किया गया, मत्स्य पुराण। तो 4 पॉइंट दिमाग में रखिएगा, 4 पॉइंट्स, मतलब अदर देन दोज पॉइंट्स, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एक तो हो गया कि मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण मुख्य रूप से संबंधित है किससे? सातवाहनों से। दूसरा याद रखिएगा, कम मूल्य के धातु का सिक्का चलाया था, शीशे का सिक्का चलाया था, शीशे का सिक्का चलाया था। तीसरी बात याद रखिएगा, इसके समय में सबसे पहले भूमि अनुदान दिए गए थे, इसके समय में सबसे पहले भूमि अनुदान दिए गए थे। लैंड ग्रांट सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन द पीरियड ऑफ सातवाहना, और एट लास्ट इसका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। पहली बार महिलाओं ने शासन किया था, मातृसत्तात्मक समाज था। तो ये जो 4 पॉइंट है एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी, लेकिन इसके समय में प्रमोट किया गया, जो अभिलेख वगैरह जो लिखे गए उसमें देखिएगा कि संस्कृत का जो काफी प्रयोग हुआ, संस्कृत को प्रमोशन मिला। लेकिन ऐसे राजकीय भाषा जो इन्होंने किया था प्राकृत, प्राकृत राजकीय भाषा बनाने का एक उद्देश्य यह होता है कि, एक उद्देश्य यह भी होता है कि जो सामान्य जनता पर शासन करने में सुविधा हो। दूसरी बात, इसके समय में अमरावती के स्तूप का निर्माण किया गया था और कार्ले के चैत्य का निर्माण किया गया था। कार्ले, कार्ले महाराष्ट्र में, कार्ले महाराष्ट्र में, इनका भी क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश से इनका ओरिजिन है, लेकिन इन्होंने रूल किया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान या पैठान मान्य खेत जो है वो महाराष्ट्र में है, तो इनका ओरिजिन है आंध्र प्रदेश से, इसलिए ये आंध्र भृत्य कहलाते हैं, आंध्र जाति के कहलाते हैं। लेकिन इन्होंने रूल किया कहाँ? महाराष्ट्र वाले रीजन में। और इनसे रिलेटेड तो वही अमरावती का स्तूप और कार्ले का चैत्य इनके समय में निर्माण किया गया था। अच्छा, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, लिखिएगा सातवाहन काल में, सातवाहन काल में, सातवाहन काल में गौलमिकों का विशेष महत्व था। गौलमिक वॉज इंपॉर्टेंट इन सातवाहन पीरियड। सातवाहन काल में गौलमिकों का विशेष महत्व था, गौलमिकों का विशेष महत्व था। गौलमिक वेयर द इंपॉर्टेंट इन सातवाहन पीरियड। ये सैन्य टुकड़ी के प्रधान होते थे, दे वेयर द हेड ऑफ मिलिट्री ग्रुप्स। ये सैन्य टुकड़ी के प्रधान होते थे, सैन्य टुकड़ी के प्रधान होते थे, सैन्य टुकड़ी के प्रधान होते थे। क्लियर? और लेटर मौर्य पीरियड में एक आखिरी पड़ाव आता है और वो आता है वहां संगम काल। लेकिन संगम काल से पहले थोड़ा सा एक चेदी वंश है, चेदी वंश के बारे में भी हम लोग देख लेंगे, चेदी वंश से रिलेटेड। ठीक है, ये लिख लिए, गौलमिकों का विशेष महत्व है, जो सैन्य टुकड़ी के प्रधान होते थे, सैन्य टुकड़ी के प्रधान होते थे। और रट जाइए, शीशे का सिक्का मतलब केवल शीशे का नहीं,
सीसा, तांबा, रांगा, पोटीन। तो ये जो है ना रांगा, पोटीन, सीसा, सीसा के साथ साथ कम मूल्य के सिक्के ये चला रहे हैं। इसका हाँ सर्वाधिक है सीसा का सिक्का। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीसा का सिक्का यानी कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई होगी, आर्थिक स्थिति डाउन हुआ होगा। तो आर्थिक स्थिति यहां पर कमजोर हुई थी सातवाहन वंश में, ये यहां से जानकारी मिलती है। अब इसके बाद एक वंश है चेदी वंश। चेदी वंश, चेदी वंश से 2-4 पॉइंट है। एक तो याद रखेगा चेदी वंश कहां से संबंधित है, कलिंग प्रदेश से संबंधित। एक तो पहले याद रखिएगा कि यह मौर्योत्तर काल से संबंधित। चेदी वंश, चेदी डायनेस्टी इज रिलेटेड टू लेटर मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल से संबंधित है। दूसरी बात याद रखिएगा यह कलिंग प्रदेश से संबंधित है, कलिंग प्रदेश से संबंधित। तीसरी बात याद रखिएगा इसका सबसे पॉपुलर शासक खारवेल हुआ। खारवेल वॉज द मोस्ट पॉपुलर किंग ऑफ चेदी डायनेस्टी। और इसके बाद इसकी जानकारी का स्रोत जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू चेदी डायनेस्टी। चेदी वंश से संबंधित हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख भी रहता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, हाथी गुफा अभिलेख या हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर अगर मौर्योत्तर इंग्लिश में भी हाथी गुम्फा ही होता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो चेदी वंश से संबंधित, चेदी डायनेस्टी इज रिलेटेड टू कलिंगा प्रदेश। कलिंग मतलब वर्तमान उड़ीसा, कलिंग का मतलब हो गया वर्तमान उड़ीसा, ये वर्तमान उड़ीसा है, ओडिशा। और खारवेल, खारवेल के बारे में याद रखिएगा, इसने मगध क्षेत्र को जीता था, मगध विजय किया था, मगध विजय किया था, मगध को जीता था। यह जैन था, जैन था, जैन धर्म से संबंधित है, इसने मगध को जीता था। हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखिएगा, उदयगिरी पर्वत अवस्थित है, उदयगिरी पर्वत, उदयगिरी एंड खंडगिरी माउंटेन आर इन ओडिशा स्टेट। उदयगिरी पर्वत पर अवस्थित है, उदयगिरी पर्वत पर अवस्थित है। उदयगिरी पर्वत पर कौन सा अवस्थित है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, क्लियर। हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पर्वत पर अवस्थित है, उदयगिरी पर्वत पर अवस्थित है। तो उदयगिरी पर्वत पर अवस्थित है। उदयगिरी एंड खंडगिरी, उदयगिरी एंड खंडगिरी आर द इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो उदयगिरी और खंडगिरी जो है ये कहां से रिलेटेड है, तो उड़ीसा से संबंधित, उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। तो उड़ीसा से संबंधित अभिलेख कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसको एकदम याद कर जाइए। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये, और उदयगिरी पर्वत और खंडगिरी पर्वत, उदयगिरी माउंटेन और खंडगिरी माउंटेन आर इन ओडिशा। पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का, बहुत पहले कुछ कुछ देखिएगा फैक्ट टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं, अभी भी यूपीएससी में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा है, तो याद रखेंगे। अब तो चेदी वंश कहाँ किस काल से संबंधित है, मौर्योत्तर काल से, कलिंग क्षेत्र से संबंधित है, खारवेल से संबंधित है। और हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है, क्या पता चलता है अभी लिखेंगे, हालांकि इसकी चर्चा हम लोगों ने महापद्मनंद के समय में भी किया था। लिखिएगा, इतना पॉइंट लिख लिया ना। चेदी वंश मौर्योत्तर काल से संबंधित है, चेदी डायनेस्टी इज रिलेटेड टू पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, इट इज रिलेटेड टू कलिंगा रीजन, यह कलिंग प्रदेश से संबंधित है। कलिंग रीजन दैट मीन्स की प्रेजेंट ओडिशा स्टेट, ओडिशा से संबंधित है। और इसके बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर वाज खारवेल। खारवेल इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसने मगध को जीता था। मगध वाज डिफीटेड बाय खारवेल, खारवेल वाज अ जैन, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और इट्स जो वी कम टू नो अबाउट चेदी डायनेस्टी फ्रॉम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा अभिलेख से हम लोग चेदी वंश के बारे में जानते हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड ऑन उदयगिरी माउंटेन, और उदयगिरी एंड खंडगिरी माउंटेन आर इन ओडिशा। तो उदयगिरी और खंडगिरी पर्वत ओडिशा में अवस्थित है, क्लियर। तो यहां याद रखेंगे क्या पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, के अनुसार खारवेल ने जीन की मूर्ति को, खारवेल हैड टेकन बैक
द स्कल्पचर ऑफ जीना या आइडल ऑफ जीना, खारवेल ने जिन की मूर्ति को मगध से वापस लाया, रिटर्न बैक फ्रॉम मगध से वापस लाया, which was taken by महापद्मनंदा। तो जो महापद्मनंद के द्वारा मगध लाया गया था, which was brought to मगध by महापद्मनंदा, जो महापद्मनंद के द्वारा मगध लाया गया था। अब देखिए इससे दो बातों का पता चलता है। एक क्या पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था, और दूसरा है कि खारवेल ने मगध को जीता था। वो यहां जीता तो यहां से जिनकी मूर्ति लेके गया, और ये वहां जीता तो वहां से वापस लाया। और याद रखिएगा, तो दोनों जिन की मूर्ति इसीलिए ला रहे हैं, दोनों जैन धर्म से संबंधित है। जिन उनके लिए भगवान है। तो महावीर स्वामी जो जैन रिलीजन से रिलेटेड है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अब इसके बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में हम लोग करते हैं संगम काल, संगम पीरियड। राइट डाउन द हेडिंग, संगम पीरियड, संगम काल। यहां क्या होता है ना कि अक्सर लोग लेटर पोस्ट मौर्य पीरियड को खिचड़ी कर देते हैं। इतने राजवंश हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा सेपरेट करके देखिएगा तो बहुत ही आसान है। एक एक्सटर्नल पावर इंडो ग्रीक, सीथियन, पर्थियन, कुषाण। इंटरनल में शुंग, कण्व, सातवाहन। इनके अतिरिक्त हम लोगों ने किया था, ये तो क्लियर है ना सबके दिमाग में। इंडिया का मैप होगा ही, तो इंडिया के मैप में इस चीज को दिमाग में बैठा लेना है कि जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो शुंग, कण्व, सातवाहन, शुंग, कण्व एंड सातवाहना, दे वेर द रीजनल पावर। मतलब आफ्टर शुंग, कण्व के बाद सातवाहन। अब फिर इसी में हम लोगों ने किया था, याद रखेंगे कि सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे, इंडो ग्रीक के बाद सीथियन आए, सीथियन के बाद पर्थियन आए, और पर्थियन के बाद कुषाण आए। ये फॉरेन पावर है, कुषाण आए। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अलावा तो इस पे देखिएगा कि एक चेदी वंश है। यहां चेदी वंश है जो कहां है, कलिंग क्षेत्र में। और तब संगम काल हम लोग पढ़ते हैं साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के दक्षिणतम भाग में, इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणतम भाग में कौन सा वंश है, नहीं वंश नहीं है यहां, संगम वंश नहीं। याद रखिएगा संगम वंश का कौन था पता है, संगम वंश का विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का था, हरिहर और बुक्का जिसने संगम वंश की स्थापना। संगम वंश वो अलग है, ये संगम काल है, संगम पीरियड है। और संगम इसीलिए कहते हैं क्योंकि संगम से इसकी जानकारी मिलती है, सम्मेलन से। संगम मतलब सम्मेलन। और एक सम्मेलन हुआ था, 3 सम्मेलन हुआ था दक्षिण में, पांड्य शासकों ने आयोजित किया था। यानी वी कम टू नो अबाउट संगम पीरियड फ्रॉम संगम लिटरेचर। हम लोग संगम काल के बारे में जानकारी जो प्राप्त करते हैं वो संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त करते हैं। वी कम टू नो अबाउट संगम, हम लोग जो जानते हैं संगम काल के बारे में वो संगम साहित्य से। चूंकि इस काल की जानकारी की स्रोत संगम साहित्य है, इसीलिए इसको संगम काल कहा गया। वाई वी कॉल दिस संगम पीरियड, इसे संगम काल क्यों कहा जाता है। और टाइम पीरियड को लेकर बहुत दिक्कत है, क्योंकि आप देखेंगे कि 250 BC से 250 AD तक, 250 BC से 250 AD तक बहुत सारी किताबों में मिलता है। कई किताबों में 100 BC से 250 AD तक मिलता है। तो ईसवी सन को लेकर के कंफ्यूजन है, तो यहां पर टेंशन नहीं लेना, ईसवी सन याद नहीं करना है। लेकिन लगभग लेटर मौर्य पीरियड याद रखना है, पोस्ट मौर्य पीरियड याद रखना है कि मौर्योत्तर काल में सुदूर दक्षिण भारत में 3 राजवंश हुए, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। वी कम टू नो अबाउट दीज रूलर्स थ्रू द संगम लिटरेचर। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड संगम पीरियड।
तो हम लोग इनके बारे में संगम साहित्य से जानते हैं, इसीलिए इनको संगम काल कहा जाता है। अब ये संगम साहित्य का क्या मतलब है? मतलब ये कि पांड्य शासकों ने, दक्षिण भारत में पांड्य शासकों ने 3 सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि जो भी कथा कहानी प्रचलित थी, जो भी कथा कहानी प्रचलित थी, उनको साहित्य का रूप दिया जाए। ऑल दोज क्रॉनिकल्स और ऑल दोज स्टोरीज व्हिच आर फेमस इन जो कॉमन पीपल, तो सामान्य लोगों में जो पॉपुलर था, जो स्टोरीज थी, अनुश्रुतियां थी, क्रॉनिकल्स थे, इन सब को एक रिटन फॉर्मेट दिया जाए, लिखित रूप दिया जाए। और इसीलिए क्या होता था, एक ज्यूरी बनाया गया, एक ज्यूरी बनाया गया, मतलब कि एक चयन दल बनाया गया, जो एक जज का समूह बनाया गया। अब जिसको भी कोई कहानी आती है, कविता आती है, आकर सुनाइए उनके सामने। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया, इवन कि आपको राइटिंग आती भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको राइटिंग आती है, आपको कहानी आना चाहिए, कहानी आना चाहिए, आएंगे सुनाएंगे। अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो एक राइटर ग्रुप दिया जाता था आपको, अब वो राइटर ग्रुप लिखेंगे और इस कहानी को लिख करके उसको साहित्य का रूप देंगे। अब बदले में आपको इनाम मिलेगा। तो ढेर सारे लोग आए, कथा कहानी सुनाए, सबको सम्मिलित किया गया और ढेर सारी रचनाएं की गई। तो इसके लिए 3 बार संगम का आयोजन किया गया। पहला संगम का कोई पुस्तक हम लोग को प्राप्त नहीं होता है। दूसरे संगम की एकमात्र पुस्तक प्राप्त होती है त्वलकाप्यम, और बाकी जितना ग्रंथ है वो तीसरे संगम का प्राप्त होता है। और तीसरे संगम के अंतर्गत 5 पुस्तकें हैं जिनको महाकाव्य कहा गया। शिलप्पादिकरम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, कुंडलकेशी, वलयपति। These 5 आर एपिक्स, जो कह सकते हैं ये 5 महाकाव्य हैं। इन विच 3 आर इंपॉर्टेंट, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है, शिलप्पादिकरम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि। शिलप्पादिकरम का लेखक है इलंगो अदिगल, फिर शीतलय सत्यनारायण ने मणिमेखलई की रचना की, और जीवक चिंतामणि की रचना किया था तिरुत्तक देवर ने, तिरुत्तक देवर ने। इसके अलावा एत्तटोक्के जो 8 गीत हैं और एक 18 गीत का समूह है। तो ऐसे ऐसे कई ग्रंथों की रचना की गई, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शिलप्पादिकरम। शिलप्पादिकरम, शिलप्पादिकरम का मतलब होता है पैर का कंगन। पैर का कंगन, पैर में जो मोटा वाला कंगन पहना जाता था, तो ये एक सोने के कंगन की, जो पैर के कंगन की कहानी है शिलप्पादिकरम। शिलप्पादिकरम, शिलप्पादिकरम स्टोरी जो है ना, वो साउथ से रिलेटेड है, दक्षिण से संबंधित है। याद रखिएगा कि एक समृद्ध किसान था, एक समृद्ध किसान था, और वो क्या होता है कि जो एक नर्तकी के चक्कर में पड़ जाता है और इसके कारण से अपना सारा कुछ जो है लुटा देता है। फिर जब वो वापस आता है तो उसकी पत्नी थी कनगी, कनगी उसकी पत्नी थी, और कनगी ने क्या किया, इसके बावजूद उसको स्वीकार किया जब इसके पास कुछ भी धन नहीं था। हालांकि जो माधवी रहती है वो एक नर्तकी है और उसी के चक्कर में पड़ गया है। कोवलन ये किसान था, कोवलन नामक किसान माधवी नामक एक नर्तकी के चक्कर में पड़ता है और अपना सारा कुछ लुटा देता है। हालांकि सारा कुछ ले जाकर उसी को देता है, तो उसके पास काफी हो गया, माधवी के पास खूब हो गया। अब माधवी ने ऑफर किया कि अब तुम मेरे पास ही रहो, लेकिन इसको बोला कि तुम्हें तो मैं धन देता था तब तुम्हारे पास आता था, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये वापस जाता है और कनग्गी जो इसकी पत्नी है उसको स्वीकार करती है। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब गांव में नहीं रहेंगे, हम लोग शहर जाएंगे। शहर जाते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो सीरियल है उसमें ये कहानी दी गई है। और शहर जाने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो नए सिरे से जीवन की शुरुआत करेंगे। तो एक शिलप्पादिकरम उसके पास था। ये शिलप्पादिकरम, वही जो कंगन है, उसको बेचने के लिए गया कोवलन। जब बेचने के लिए गया तो वहां का जो सुनार था, जो ये है गोल्ड मेकर है, वो क्या था, वो धूर्त था। उसने क्या किया था, रानी का ऐसा ही कंगन क्या किया था, गला के बेच दिया था। अब जैसे उसको मिला, उसी टाइप का मिला, तो उसने क्या किया, बोला क्या मैं धन लेके आता हूं और जाके सिपाहियों को सूचना देगी कि चोर मिल गया है, ये वो कंगन लेके आया। अब चूंकि सिपाही लोग आए, कोवलन को पकड़ के ले गए, ले जा करके, चूंकि रानी वाला मामला था, राजा ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सीधे फांसी पर चढ़ा दिया। जब वो मर गया, ये कनग्गी वेट करती रही, जब नहीं आया तो उसको ढूंढने निकली। तो वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, हैंग्ड। तो इसके बाद क्या हुआ, उसने भी जो है
जो तड़प तड़प कर वहीं पर जान दे दिया। बोला जाता है न्याय का घंटा खींचते हुए उसने भी अपना शरीर त्याग दिया। और इसके बाद पूरा त्रासदी हो गया, ट्रेजेडी हो गया, पूरा जो है सो बोला जाता है भयंकर प्रलय आया, पूरा विनाश हो गया राज्य का। और यह विनाश तब तक रहा जब तक कि चेर शासक सेनगुटवन ने कनग्गी पूजा शुरू नहीं किया। कनग्गी पूजा शुरू किया, कनग्गी पूजा शुरू किया, फिर से हरियाली लौट के आई, फिर से राज्य बसा। और इसी की चर्चा सिलप्पादिक्रम में है। इसी को सिलप्पादिक्रम की त्रासदी कहते हैं, ट्रेजेडी ऑफ सिलप्पादिक्रम कहते हैं। तो यह किसके काल में हुआ था? तो यह हुआ था पांड्य शासक उदयनजेरल के समय में हुआ था। उदयनजेरल के समय में हुआ था। और बाद में जो सेनगुटवन है, सेनगुटवन को इसीलिए चेर में अच्छा चेर बोला जाता है, लाल चेर बोला जाता है, लाल चेर बोला जाता है सेनगुटवन को। और चेर वंश के अंतर्गत। और ये याद रखेंगे कनग्गी पूजा को ही पत्तिनी पूजा भी कहा जाता है, पत्तिनी पूजा भी कहा जाता है, जो शुरू किया गया था इसी तरह से। तो इसमें संगम काल के अंतर्गत 3 वंश हैं, चेर वंश है, चोल वंश है, पांड्य वंश है। क्लियर? तो संगम काल के बारे में हम, संगम काल किससे संबंधित है? सुदूर दक्षिण से संबंधित, सुदूर दक्षिण से संबंधित। संगम पीरियड इज रिलेटेड टू साउदर्न मोस्ट, सुदूर दक्षिण भारत से संबंधित, साउदर्न मोस्ट इंडिया। तो साउदर्न मोस्ट इंडिया से रिलेटेड है संगम पीरियड। इसमें 3 प्रमुख वंश हैं, 3 डायनेस्टीज आर देयर, 3 डायनेस्टीज आर देयर, चेर, चोल, पांड्य। तो चेर, चोल एंड पांड्य, चेर, चोल और पांड्य 3 शासक वंश हैं। चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। याद रखिएगा चेर कहां से संबंधित है? तो केरल वाला क्षेत्र से। चेर की राजधानी थी वाजी, वाजी वाज द कैपिटल ऑफ चेर। चोल की राजधानी थी उरैयूर, उरैयूर। बाद में यही हो गया तंजावुर, उरैयूर, तंजावुर इसकी राजधानी थी। और पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ पांड्या। तो ये जो है चेर की राजधानी थी वाजी, चोल की राजधानी उरैयूर, तंजावुर, पांड्य की राजधानी थी मदुरई। चेर का प्रतीक चिन्ह था धनुष, धनुष इसका प्रतीक चिन्ह था। चोल का प्रतीक चिन्ह है बाघ, बाघ चोल का प्रतीक चिन्ह है। और पांड्य का प्रतीक चिन्ह मछली, मछली कार्प भी बोलते हैं इसको, मछली। तो ये प्रतीक चिन्ह था। अब चेर, चोल और पांड्य, इसमें इंपॉर्टेंट रूलर हम लोग देख लेंगे कि इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। तो प्रमुख शासक में देखेंगे तो प्रमुख शासक देखेंगे तो चेर का जो प्रमुख शासक था वो था सेनगुटवन। सबसे इंपॉर्टेंट शासक है सेनगुटवन, सेनगुटवन। चोल का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है करिकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज करिकाल। और पांड्य में नेडुंजेलियन। हालांकि और भी है, जो चोल शासक में एलारा भी है। और ये चेर शासक में आदिगैमान भी है, आदिगैमान। और उसी में पांड्य शासक में नेडियन भी है, नेडुंजेरल भी है, नेडुंजेरल। तो वो उससे संबंधित है। तो संगम वंश, संगम काल पर एक चैप्टर ही, नोट्स ही आप लोगों को दिया गया है संगम काल से संबंधित। और जो शासक है, क्या बोले? हाँ, सनातन धर्म को मानने वाले थे। तो ये सब जो है सो दक्षिण में जो वैदिक परंपरा को ये संरक्षक थे। और स्पेशली याद रखिएगा तो पांड्य शासक में पहला जो था वो था नेडियन। ये इसमें पांड्य शासक में पहला था नेडियन। और जो नेडुंजेलियन है ना, इसी के समय में हुआ था। नेडुंजेलियन के समय में ही सिलप्पादिक्रम की त्रासदी हुई थी। तो जो सबसे फेमस है नेडुंजेलियन है। और नेडियन के बारे में याद रखिए, इसने समुद्र पूजा प्रारंभ किया था। और सेनगुटवन ने क्या को लाल चेर भी कहते हैं, इसने कनग्गी पूजा शुरू किया था। और आदिगैमान को दक्षिण भारत में गन्ना की खेती शुरू करने का श्रेय जाता है।
गन्ना की खेती शुरू करने का श्रेय जाता है। तो चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। चेर वंश की राजधानी कैपिटल कहाँ है? कैपिटल वाजी। तो राजधानी कैपिटल है वाजी। चोल का उरैयूर और इसका मदुरई। इसके बाद सिंबल, प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंबल है धनुष है। तो एरो ने बॉ हो जाएगा ना, एरो तो वन हो गया, तो हाँ बॉ, तो ये हो जाएगा धनुष। इसका टाइगर बाघ और इसका कार्प मछली, कार्प बोलते हैं मछली। और इसके बाद जो है प्रमुख शासक में यहाँ सेनगुटवन और आदिगमान प्रमुख हैं। सेनगुटवन को लाल चेर कहा जाता है, सेनगुटवन को लाल चेर कहा जाता है, अच्छा चेर कहा जाता है। और इसने कनग्गी पूजा शुरू किया था। कनग्गी या कनगी पूजा, कनगी पूजा जिसको पतिनी पूजा भी कहा जाता है, पतिनी पूजा। तो पतिनी पूजा कहा जाता है, ये सेनगुटवन के द्वारा शुरू किया गया था। सिलप्पादिकरम की त्रासदी हुई थी इसके समय में। सिलप्पादिकरम, सिलप्पादिकरम, सिलप्पादिकरम की त्रासदी हुई थी नेडुंजलियन के काल में। करिकाल, करिकाल, करिकाल जो है सबसे शक्तिशाली चोल शासक था, करिकाल। एलारा जो है अंतिम शक्तिशाली शासक है। एलारा ने श्रीलंका तक के क्षेत्र को जीता था। श्रीलंकन रीजन वॉज डिफीटेड बाय वन बाय एलारा। एलारा ने श्रीलंका तक के क्षेत्र को जीता था। और संगम काल से संबंधित संगम साहित्य में नेडियन, नेडियन ये पहला शासक था पांड्य वंश का। और नेडियन के बारे में बोला जाता है इसने समुद्र पूजा शुरू किया था, समुद्र पूजा प्रारंभ किया था, समुद्र पूजा। तो समुद्र पूजा नेडियन के द्वारा प्रारंभ किया गया था, नेडियन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो संगम काल से संबंधित। और 5 बुक है, 5 पुस्तकें हैं जिसको संगम साहित्य कहा जाता है। क्या? कनग्गी पूजा, कनग्गी पूजा या इसी को पत्नी पूजा भी बोलते हैं, पतिनी पूजा। तो ये इट वाज स्टार्टेड बाय सेनगुटवन, सेनगुटवन। कनग्गी, हाँ समकालिक ही है, मतलब उसी में शासक आगे पीछे हैं, शासक आगे पीछे हैं, लेकिन समकालीन में ही है चेर, चोल, पांड्य। एक्चुअली देखिए ये जो रीजन है ना, ये चोलों का रीजन है, और इधर जो है ये चेर का रीजन है, और ये जो है नीचे वाला जो है पांड्य का रीजन है। तीनों का रीजन अलग अलग, मतलब सबसे दक्षिण में है पांड्य, और ये पूर्वी साइड में है चोल, और पश्चिम में है चेर। और एक पुहार बंदरगाह है जो अभी कावेरीपत्तनम बंदरगाह है। ये पुहार बंदरगाह की स्थापना करिकाल ने ही किया था। करिकाल ने पुहार बंदरगाह की स्थापना की थी। पुहार बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित है, यही वर्तमान कावेरीपत्तनम बंदरगाह है। कावेरीपत्तनम बंदरगाह, पुहार बंदरगाह। और मैंने बताया था 7 पुस्तकें हैं जिसको महाकाव्य कहा जाता है। एक तो है सिलप्पादिकरम, 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 मणिमेखलाई, मणिमेखलाई, ठीक है, सिलप्पादिकरम, मणिमेखलाई, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, कुंडल केसी और वलयपति, कुंडल केसी और वलयपति, वलयपति। इसमें याद रखिएगा कि जो वलयपति, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। ये तो कुंडल केसी, वलयपति उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलप्पादिकरम का जो लेखक है वो इलंगो अदिगल है, इलंगो अदिगल, इलंगो अदिगल सिलप्पादिकरम का लेखक है, इलंगो अदिगल। शीतलई सतनार, शीतलई सतनार मणिमेखलाई का लेखक है, शीतलई सतनार मणिमेखलाई का लेखक है। और तिरुत्तक देवर, तिरुत्तक देवर, नोट्स में सब दिया हुआ है, तिरुत्तक देवर ये जीवक चिंतामणि का लेखक है। और एक चीज याद रखिएगा, सिलप्पादिकरम का ही पार्ट 2 है मणिमेखलाई, मणिमेखलाई इसी का पार्ट 2 है। जो माधवी को छोड़ के चला आया था ना, तो माधवी को भी खराब लगा, उसने क्या किया, जो वो नाच गान छोड़ दिया, और उसने क्या किया कि जैन बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसकी पुत्री हुई थी मणिमेखलाई, वो कोवलन से पुत्री हुई थी मणिमेखलाई। और मणिमेखलाई पर वहां का जो शासक उदयन है, फिर एक शासक है उदयन। तो उदयन एक शासक है, उसकी बुरी नजर थी, वो उसको प्राप्त करना चाहता था। तो मणिमेखलाई खुद को बचाती है उदयन से, और उसके बाद वो भी बौद्ध भिक्षुनी बन जाती है। ये कहानी है मणिमेखलाई का। और जीवक चिंतामणि एक जीवक की कथा है जो काफी
शक्तिशाली था, बाद में इसने युद्ध का त्याग कर दिया और जैन धर्म को अपना लिया, जैन भिक्षु बन गया। इसकी कहानी जीवक चिंतामणि में है। तो ये जो पुस्तकें हैं, शिलप्पादिकरम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, कुंडल केसी और वलयपति, ये 5 महाकाव्य हैं। तो संगम काल सुदूर दक्षिण भारत से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 वंश हैं, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। क्लियर हो गया क्या? हाँ, कुषाण बाहर से आए थे। कौन? हाँ, तो वो देखिए जनरली बाहर से जो भी आ रहे थे ना, वो लोग यहाँ की संस्कृति में शामिल हो जा रहे थे। तभी तो उन्हीं सब ने कुषाणों से, जो बाकी जो आक्रमणकारी लोग हैं बाहर वाले, तो उन्हीं से ना राजपूतों की उत्पत्ति को भी एक्सेप्ट किया गया है। राजपूत में कोई एक थोड़े ना है, जैसे पहले जो क्षत्रिय होते थे उनके जगह पर जो राजपूत आए, तो राजपूत में बहुत सारे जो विदेशी हैं वो भी जो क्षत्रिय धर्म में शामिल हो गए, तो उनको मिला करके एकजुट करके वहां पर तब राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। काहे कि जब अग्निकुल सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तो अब वहां पर देखेंगे कि अग्निकुल सिद्धांत कहाँ दिया गया है। हाँ, क्या बोलिए? नहीं, सनातन धर्म का विस्तार अब देखिए, वही स्वाभाविक सी बात है। आर्य कहां से आए थे? आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अब मध्य एशिया से, तो वैदिक परंपरा ही मध्य एशिया से ही है। हर धर्म की उत्पत्ति तो मध्य एशिया से ही हो रही है। अब यहां पर देखिए, कोई पार्टिकुलर नहीं, देखिए एक धर्म है मानव धर्म। इस मानव धर्म के अलावा अब हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, ये सब तो हमारा बनाया हुआ है ना। गॉड ने तो क्रिएट किया मानव को, मानव ने बनाया धर्म। अगर ऊपर के ईश्वर के द्वारा धर्म बनाया जाता तो स्वाभाविक बात है, हिंदू के शरीर में थोड़ा ज्यादा हड्डी दे देता, थोड़ा कम हड्डी देता, या फिर थोड़ा ज्यादा हड्डी दे देता क्रिश्चियनिटी में। कहने का अर्थ ब्लड ग्रुप अलग अलग रहता, ये इस धर्म का इसका ये ब्लड ग्रुप, ये धर्म का ये ब्लड ग्रुप। ऊपर वाला तो बनाया मानव को, हमने बनाया धर्म, और धर्म ने में पैदा किया भेद, और आपस में लड़ते हैं। आफ्टर ऑल क्या है कि सब एक है। ठीक है, चलिए सनातन परंपरा, जो भी परंपरा, देखिए एक्चुअली जो परंपरा स्टार्ट की परंपरा रहती है उसको सनातन परंपरा कहते हैं। तो सनातन परंपरा का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। सनातन परंपरा का मतलब है कि जो परंपरा, जो शुरुआत हुआ, साधु संतों ने जिस परंपरा की शुरुआत की, और वैसे में तब हो गया वैदिक परंपरा। अब वैदिक परंपरा में देखिएगा समतामूलक समाज है। अंतिम अगर 10वें मंडल पुरुष सूक्त को छोड़ दिया जाए तो कहीं भेद दिखाई नहीं पड़ता है ऋग्वेद में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखिएगा हर जगह भेद पैदा हो गया, और इसी भेद को स्थापित कर दिया गया। और स्मृति काल में तो एकदम जाति विशेष के लिए जाति विशेष कार्य कर दिए गए। इवन की जो अछूत का कॉन्सेप्ट आ गया। अब अछूत का कॉन्सेप्ट क्या? अगर अछूत रहता, कहने का अर्थ वास्तव में गॉड ने अछूत बनाया होता, तो अंतर होना चाहिए। सेम ही क्यों है? जरूरत पड़ेगा जब ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई नहीं देखेगा कि कौन अछूत है कौन ये है, वो देख करके ब्लड नहीं लेगा। ब्लड तो ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए, तो वो कहीं भी मिल जाएगा। तो इसीलिए सब, जब आप इतिहास पढ़िएगा ना तो आप धर्मनिरपेक्ष हो जाइएगा। इतिहास पढ़ने के बाद धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, आपका कोई धर्म नहीं रहेगा, सब धर्म आपके लिए बराबर हो जाएंगे। क्या हर धर्म का मोटो एक ही है। लेकिन यहाँ क्या है कि लोग देखिए अपनी रोटी सेकने के लिए धर्म को यूज किया जाता है। इसीलिए कहा गया कि धर्म क्या है? धर्म अफीम के समान है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आप किसी भी धर्म को मानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे धर्म के प्रति आप विरुद्ध हो जाएंगे, दूसरे धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए सेकुलरिज्म का मतलब ही अलग होता है, वो भी चर्चा करेंगे। पॉलिटी में आप भले पढ़ते हैं पंथ निरपेक्ष, लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब पता है? बहुत कम लोगों को पता है। धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष अलग है। हम धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे तो जानवर हो जाएंगे। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब धीरी धातु से निकला है। धर्म का मतलब होता है कि धारण करना, धीरी मतलब धारण करना, नैतिक नियमों को धारण करना, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, ये जो 10 मानवीय गुण बताए गए उसको धारण करना ही धर्म है। और जब अलग अलग रिचुअल्स को अपनाते हैं, कर्मकांड को अपनाते हैं, तो पंथ कहलाते हैं। तो पंथ जो टर्म है वो धर्म से अलग है। इसीलिए हमने सेकुलरिज्म का हिंदी जब किया तो वो धर्म निरपेक्ष ना करके पंथ निरपेक्ष किया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग पंथ हैं, उसके प्रति निरपेक्ष रहना है, ना कि नैतिकता के प्रति। नैतिकता के प्रति निरपेक्ष हो जाएंगे तो फिर आदमी नहीं रहेंगे, जानवर हो जाएंगे। ठीक है,
तो सनातन परंपरा जो है या कोई भी परंपरा एग्जैक्ट, देखिए एग्जैक्ट कोई उल्लेख नहीं है, अपने अपने अनुसार डिस्क्राइब कर देते हैं लोग कि यहाँ ये है वो है। आफ्टर ऑल देखिएगा तो अगर वैदिक परंपरा को सनातन परंपरा करते हैं तो सबसे प्राचीन परंपरा है। और जब वैदिक परंपरा में देखिए कमी आई तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास हुआ। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म को हमने क्या किया, कम करके ब्राह्मणिज्म को डेवलप किया, ब्राह्मण धर्म को विकसित किया। लेकिन ब्राह्मण धर्म में फिर कमी आई, और क्यों फिर कमी आई, मतलब तो इसी ब्राह्मण धर्म, इसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म का रूप दिया गया गुप्त काल में। गुप्त काल में हिंदू धर्म आता है, और इसी हिंदू धर्म में फिर कमी आई, जहां की देवताओं को चढ़ावा का कॉन्सेप्ट, इस चढ़ावा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, और इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस्लाम का विकास हुआ। मक्का मदीना में जाइएगा तो वहां भी आज जो है, जो क्या बोलते हैं कि हिंदू देवी देवता का चित्र है। तो हिंदू देवी देवता का चित्र क्यों है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो ये चढ़ावा का कॉन्सेप्ट था, तो इस चढ़ावा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुआ। पूरा मदीना जो था गरीब था, और जब आया कि कोई चढ़ावा नहीं देना है, अल्लाह को याद करना है, मतलब खुद ये करना है, सब कुछ उसके ऑपोजिट है। यहाँ पूरब इंपॉर्टेंट है, वहां पश्चिम इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा मदीना ने स्वीकार कर लिया इस्लाम को, तो इस्लाम का उद्भव होता है। तो यही चीज, इसको समझिए। अगर आफ्टर ऑल समझिएगा कि अगर हिंदू धर्म में कमी ही नहीं रहती, हिंदू धर्म में अगर कमी नहीं रहती, इस्लाम आता ही नहीं। इस्लाम आया क्यों? आया इसीलिए कि आप में कमी आई। तो इस चीज को लोग नहीं समझते, लोग सीधे बताते हैं वो हिंदू है, वो मुसलमान है, इस तरह से भेद पैदा करते हैं। लेकिन आखिर आया क्यों, अपने ओरिजिन को तो समझिए, इतिहास को समझिएगा, तो फिर आप सर्वधर्म समभाव की बात कीजिएगा। तो यही चीज है, इतिहास को पढ़ते लॉजिकल बनिए, तार्किक बनिए, वो अंधभक्ति और ये सब में मत पढ़िए, वहां समस्या हो जाती है। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग मौर्योत्तर काल के बाद अब गुप्त काल पढ़ेंगे। कुषाणों के सामंत थे, गुप्त थे, और इससे फिर गुप्त काल की शुरुआत होती है। ठीक है।